हेलो दोस्तों, मैं चंदन कुमार आप सभी को फिर से साइंस टूट के यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। जैसा कि हम लोग 9th क्लास की फिजिक्स जिसमें 2 चैप्टर को पढ़ चुके हैं और आज हमारा ये तीसरा चैप्टर है जिसका नाम है बल और गति के नियम, फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन। इस चैप्टर में बच्चों हम लोग गति के नियम और बल क्या होता है इन सब की जानकारी लेंगे। तो आइए सबसे पहले हमारा इस क्वेश्चन में ये 2 पार्ट में है। पहला है बल और गति के नियम। 2 पार्ट में ये चैप्टर है जिसमें हम सबसे पहले बल को देखेंगे कि बल क्या होता है बच्चों, बल क्या होता है, फोर्स। तो इसको जानने से पहले सबसे पहले हमको एक एग्जांपल को समझना पड़ेगा। जैसा कि आप लोगों ने फुटबॉल खेला होगा। फुटबॉल में होता क्या है कि आप गेंद लेते हैं, आप ये गेंद लेते हैं, ठीक है बच्चों, इसको अपने पैर से पुल या पुश करते हैं, यानी धकेलते हैं या खींचते हैं। तो जब आप इसको किसी डायरेक्शन में चाहते हैं कि ये इस डायरेक्शन में यहाँ आ जाए गेंद, ठीक है बच्चों, तो आप इस पर क्या करते हैं, आप इस पर बल लगाते हैं पैरों द्वारा, जिसको हम मांसपेशिया बल बोलते हैं। तो पैर से आप फोर्स लगाते हैं इस पर, तो ये इस डायरेक्शन में जाने लगता है। अगर आप चाहें कि मान लीजिए कि ये कोई गेंद है जिसपे आपने ऐसा बल लगाया पैरों से, आप चाहते हैं कि इस डायरेक्शन में होते हुए यहाँ पे आ जाए, तो आप फोर्स लगाएंगे, कुछ समय बाद ये यहाँ आ जाएगा। मान लीजिए कि ये रोटेट हो रहा है बच्चों, ये गेंद, अब इस पे चाह रहे हैं कि आप इसको बॉल को रोकना चाह रहे हैं, तो क्या करेंगे, जब ये बॉल यहाँ पे आ जाएगी आप यहाँ पे अपना पैर लगा देंगे, तो ये क्या होगा, ये बॉल रुक जाएगी। अगर मान लीजिए कि कोई गेंद ऐसा हो, ठीक है, जिसको आप हाथ से दबा सकते हैं बच्चों, ठीक है, तो उस गेंद में आप क्या करेंगे, उसको आप ऐसे दबाएंगे तो उसकी आकृति और चेंज हो जाएगी, ठीक है बच्चों। तो फोर्स क्या होता है, फोर्स के द्वारा हम किसी वस्तु को गति में ला सकते हैं बच्चों, किसी वस्तु को रोक सकते हैं अपने पैरों द्वारा, या किसी वस्तु की आकृति चेंज कर सकते हैं अपने हाथों द्वारा। तो बल का एक डिफिनीशन मैं बताता हूं, आप उसे नोट करेंगे कि बल क्या होता है। अब नोट करें मेरे साथ, बल, फोर्स। आप लिखेंगे कि बल वह कारक है जो किसी वस्तु पर लगकर उसकी दिशा में परिवर्तन उसकी गति में परिवर्तन और उसकी आकृति में परिवर्तन लाता है या लाने की कोशिश करता है। तो बच्चों हम लोग ने एग्जाम्पल द्वारा देखा कि कोई भी अगर गेंद थी या कोई भी वस्तु है तो उस वस्तु पे हम फोर्स लगाते हैं बच्चों। जैसे मान लीजिए कि ये बॉक्स है, इसको अगर यहाँ से यहाँ ले जाना होगा तो आप क्या करेंगे, इस पर फोर्स लगाएंगे, इस पर बल लगाएंगे, बल आरोपित करेंगे और ये यहाँ पे आ जाएगी, ये वस्तु यहाँ पे आ जाएगी। तो आपने क्या किया, इसकी गति में परिवर्तन ला दिया, ठीक है बच्चों। इसकी दिशा भी आप चेंज कर सकते हैं। अगर मान लीजिए बॉल को, कोई भी बॉल को अगर आप जिस डायरेक्शन में चाहते हैं भेजना तो उस डायरेक्शन में भी भेज सकते हैं, उसकी आकृति में भी चेंज कर दें। तो यही मेरा जो डिफिनीशन है कि बल वह कारक है जो किसी वस्तु पर लगकर उसकी दिशा में परिवर्तन ला सकता है, उसकी गति को बढ़ा सकता है, घटा सकता है, या उसकी आकृति में चेंज ला सकता है। तो ठीक है, लेकिन ये मैंने लिखा है कि या लाने की कोशिश करता है। जैसे मान लीजिए कि ये 50 केजी का ये बॉडी है, ठीक है बच्चों, 50 केजी के, आप इस पे कुछ बल लगाएं, ठीक है, मान लीजिए कि 1 न्यूटन लगाएं, 1 न्यूटन, ठीक है बच्चों, और ये मान लीजिए कि ये 5 न्यूटन का बॉडी है, 5 न्यूटन की बॉडी। तो जब तक आप इस 5 न्यूटन से ज़्यादा बल नहीं लगाएंगे तो ये यहाँ से खिसकेगा नहीं। इस केस में क्या है, आप बल तो लगा रहे हैं लेकिन ये खिसक नहीं रहे,
यानी आप कोशिश कर रहे हैं। तो आप ये नहीं कह सकते कि यहाँ पे बल नहीं लग रहा है, यहाँ बल लग रहा है लेकिन उतना अमाउंट में, उतना क्वांटिटी में लग नहीं रहा है कि ये आगे जाए। तो इसलिए मैंने लिखा कि लाता है या लाने की कोशिश करता है। तो ये हमारा बल का डेफिनेशन हो गया। तो जैसे मान लीजिए अब हम दूसरे चीज के बारे में देखेंगे कि आप साइकिल चला रहे हो या आप कार चला रहे हो, तो हुआ क्या, साइकिल में आप पैडल पे फोर्स लगाते हो तो चलता है, लेकिन कार में होता है क्या कि कार में आपको ज्यादा अमाउंट में फोर्स लगाना पड़ेगा तभी वो चल पाए, क्योंकि कार का वजन ज्यादा है और साइकिल का उससे कम है। तो फोर्स का एक परिमाण होता है। कार के चलाने के लिए कार अगर होगा और ये बाइसिकल होगा, कार या कुछ भी ले लीजिए, आप जैसे कार ले लीजिए, ऑटो ले लीजिए, ठीक है बच्चों। तो कार में आपको फोर्स ज्यादा लगाना पड़ेगा, ठीक है, ऑटो के कंपेरिजन में, ठीक है। तो मान लीजिए कि इसमें 8 न्यूटन अगर लग रहा है, एक छोटा सा मैं फोर्स ले रहा हूँ और इसमें 5 न्यूटन लग रहा है, तो कार में ज्यादा फोर्स लगाने की जरूरत होती है, ठीक है बच्चों। और कार को हम एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में भी ले जा सकते हैं, यानी फोर्स जो होता है, फोर्स अगर किसी बॉडी पे लगा है तो उस बॉडी को हम किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में ले जाते हैं, तो उसकी दिशा में भी परिवर्तन कर सकते हैं, उसकी पर्टिकुलर डायरेक्शन में ले जा सकते हैं उस बॉल को। तो जो हमारा फोर्स होता है उसमें परिमाण के साथ साथ दिशा भी होती है, यानी फोर्स एक सदिश राशि है बच्चों। आप नोट करेंगे मेरे साथ कि बल आप इसे पॉइंट बना के लिखे, बल एक सदिश राशि है। बच्चों मैंने चैप्टर 2 में बताया था कि सदिश राशि क्या होते हैं, अदिश राशि क्या होते हैं। सदिश राशि वो होते हैं जिनके परिमाण के साथ साथ दिशा भी होती है। तो ये हमारा बल का ये पूरा डिफिनेशन, और बल एक सदिश राशि है बच्चों। बल को अगर यूनिट की बात करें तो बल का यूनिट एसआई यूनिट बात करें तो बल का एसआई यूनिट आप लिखेंगे न्यूटन होता है। हम प्रूव भी करेंगे कि बल का एसआई यूनिट न्यूटन की होता है, क्योंकि आगे जाके हम देखेंगे फॉर्मूला F बराबर फोर्स बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन होता है बच्चों, द्रव्यमान इंटू त्वरण होता है, ठीक है बच्चों। तो आगे हम न्यूटन के सेकेंड लॉ में इसको प्रूव भी करेंगे कि मास का बच्चों केजी होता है और त्वरण का बच्चों यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है बच्चों। इसको हम लोग न्यूटन के सम्मान में एन से, कैपिटल एन से बच्चों डिनोट करते हैं। तो ये आप इसको नोट करें, मैं आगे और बताता हूँ कि बल को क्लासिफाई करते हैं, बल कितने तरीके के होते हैं, आइए उनको देखते हैं। तो सबसे पहले बच्चों हम लोग देखेंगे कि बल को उसकी स्थिति के अनुसार बल कितने तरह के होते हैं। आइए देखते हैं, मैं लिखता हूं, आप उसे नोट करेंगे कि बल के प्रकार, ठीक है बच्चों। तो ऐसे लिखेंगे कि बल के प्रकार उनकी स्थिति के अनुसार इंग्लिश में बात करें बच्चों तो टाइप्स ऑफ मोशन ऑन द बेसिस ऑफ देयर पोजीशन, ठीक है बच्चों। तो इसमें दो तरह के बच्चे होते हैं, एक होता है संतुलित बल और दूसरा होता है असंतुलित बल। तो जानने की कोशिश करते हैं, मैं पहले लिख देता हूँ दो जो भी है। पहला संतुलित बल, यानी बच्चों इंग्लिश में बैलेंस फोर्स, और दूसरा जो हमारा हो जाएगा वो असंतुलित फोर्स हो जाएगा, असंतुलित बल हो जाएगा, संतुलित बल, इसको हम अनबैलेंस फोर्स बोलते हैं।
ठीक है बच्चों, तो आइए हम लोग जानते हैं कि संतुलित बल क्या होता है और असंतुलित बल क्या होता है। तो आपका जो टेबल है, टेबल पे आपने बुक दिखा होगा, तो बुक पे कोई फोर्स नहीं लगता है। जब तक वो टेबल पे रहता है तो आप उस पर फोर्स नहीं लगाते। जब उसको आप उठाते हैं अपने तरफ खींचने के लिए, आपको कुछ मांसपेशियों द्वारा बल लगाना पड़ता है। तो अगर मान लीजिए, मैं स्ट्रक्चर बताता हूँ कि जैसा कि मैं एक डायग्राम बनाने जा रहा हूँ, उनसे आप समझने की कोशिश कीजिएगा। ये बच्चों ये टेबल है, टेबल, और ये आपका बुक है। अगर मान लीजिए कि आप इस तरफ फोर्स लगा रहे हैं बच्चों, ठीक है, इसको समझने के लिए पहले बच्चों एक चीज देखना चाहेंगे हम लोग। ये गेंद है, ठीक है, तो इस गेंद में जहां पे हम फोर्स लगाते हैं, ठीक है बच्चों, इसको हम बोलते हैं लगाव बिंदु, पॉइंट ऑफ एक्शन। आप नोट करें, लगाव बिंदु। तो लगाव बिंदु वो होता है जिस बिंदु पे हम बल लगाते हैं, ठीक है बच्चों, और इस डायरेक्शन में फोर्स को हम निरूपित करते हैं, ठीक है बच्चों, इस डायरेक्शन में फोर्स आ रहा है। जैसे इस बॉडी है, ये बॉडी पे इस डायरेक्शन में मैंने फोर्स लगाया, तो इसको बोलते हैं क्रिया रेखा, लाइन ऑफ एक्शन। इसको बोलते हैं बच्चों क्या, क्रिया रेखा, लाइन ऑफ एक्शन, ठीक है। तो जब हम इस डायरेक्शन में इस पे फोर्स लगाएंगे बच्चों, तो ये जो बुक होगी हमको इस डायरेक्शन में चलती हुई दिखेगी। अगर मान लीजिए कि इस डायरेक्शन में भी हमने फोर्स लगाया, और ये लिखिए कि ये 5 न्यूटन अगर मैंने इस डायरेक्शन में लगाया और इस डायरेक्शन में भी 5 न्यूटन लगाया, यानी दोनों तरफ सेम अमाउंट में फोर्स लगाया, तो होगा क्या, बॉडी किधर भी नहीं जाएगी, न इस तरफ जाएगी न इस तरफ जाएगी, ये यहीं पे रहेगी, लेकिन फोर्स तो लग रहा है। इस कंडीशन में बच्चों ये जो हमारी बॉडी है, जो हमारा बुक है, वो स्थिर रहेगा। तो ऐसे बल को हम संतुलित बल कहते हैं। जब हम किसी भी वस्तु पे फोर्स लगाते हैं तो उसका त्वरण उत्पन्न नहीं हो पाता, यानी वेग से कोई जा ही नहीं रहा, वेग में परिवर्तन को ही त्वरण बोलते हैं। तो त्वरण अगर उत्पन्न नहीं हो रहा है तो उसको बोलते हैं संतुलित बल। अगर ये मान लीजिए कि यहाँ पे 10 न्यूटन हो जाए बच्चों, ये 10 न्यूटन हो जाए, 10 न्यूटन हो जाए, और इधर 5 न्यूटन लग रहा है, तो ये बॉडी किधर जाएगी, जिस तरफ ज्यादा फोर्स होगा बच्चों को उस तरफ खिसकने की कोशिश करेगी। ये बुक हमारा इस तरफ जाने रहेगा, ठीक है बच्चों। ऐसे बल को हम असंतुलित बल कहते हैं, इसमें त्वरण उत्पन्न होता है। तो आइए इसका हम लोग डिफिनेशन नोट करते हैं कि संतुलित बल क्या होता है, असंतुलित बल क्या होता है। तो मेरे साथ हम नोट करेंगे, संतुलित बल, बैलेंस फोर्स बच्चों। तो बलों का समूह किसी वस्तु पर लगकर त्वरण उत्पन्न न कर सके, ठीक है बच्चों। संतुलित बल किसको बोलते हैं, बलों का समूह किसी वस्तु पर लगकर त्वरण उत्पन्न न कर सके, उसे हम संतुलित बल कहते हैं बच्चों, बल कहते हैं। जैसे हमारा ये बुक हो गया था, मान लीजिए कि हमारा बुक है, ठीक है बच्चों, ये हमारा बुक है। अब इस पे हम 5 न्यूटन का फोर्स इस तरफ और इस डायरेक्शन में भी 5 न्यूटन का फोर्स, तो इसमें जो रिजल्टेंट फोर्स होता है, परिणामी बल, वो 0 होता है बच्चों, ठीक है। जैसे किसी भी बॉडी का फ्री बॉडी डायग्राम कैसे दिखाते हैं, थोड़ा ये देख लीजिए। जैसे मान लीजिए कि 5 न्यूटन इस तरफ लग रहा है, इस तरफ 10 न्यूटन लग रहा है, इसका जो परिणामी बल होगा, परिणामी बल, रिजल्टेंट फोर्स बच्चों, परिणामी बल वो हो जाएगा 10 - 5 न्यूटन, यानी 5 न्यूटन, ठीक है बच्चों। और कौन से डायरेक्शन में आएगा, ये नीचे वाले डायरेक्शन में, क्योंकि बल एक सदिश राशि है बच्चों, ठीक है, ऐसे होगा। तो ये संतुलित बल हो गया। अब हम असंतुलित बल के बारे में बात करते हैं। असंतुलित बल, इसमें क्या होगा,
बलों का समूह किसी वस्तु पर लगकर त्वरण उत्पन्न कर सके बच्चों। ठीक है बच्चों, तो उसे हम असंतुलित बल कहते हैं, अनबैलेंस फोर्स। तो आप इसमें एग्जाम्पल लिखेंगे ऐसे, यहाँ पे आप 10 न्यूटन का फोर्स लगाएंगे, 10 न्यूटन का, ये किस डायरेक्शन में जाएगा बच्चों, ये इस डायरेक्शन में जाएगा, क्योंकि जिस डायरेक्शन में फोर्स ज्यादा होगा बॉडी उसी डायरेक्शन में चली जाएगी। ठीक है बच्चों, ये संतुलित और असंतुलित बल हुआ। तो बच्चों आज के लिए इतना ही रखते हैं, अगली क्लास में हम लोग देखेंगे कि उसमें देखेंगे बलों के प्रकार, उनके संपर्क में आने से कैसे होता है, मतलब संपर्क फोर्स क्या होता है, कांटेक्ट फोर्स क्या होता है, दूरी क्रिया बल क्या होता है, ये सब के बारे में हम जानेंगे, न्यूटन के लॉ जानेंगे। तो आप बताइए कि ये क्लास कैसा लगा। अगर आपको अच्छा जरूर लगे तो जरूर इसको सब्सक्राइब और कमेंट करें। धन्यवाद।